नमस्कार। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार सूट बूट की सरकार है, लेकिन आज हम सवाल उठाएंगे, क्या यूपीए सरकार सूट बूट की सरकार नहीं थी, कुछ और तरीके की सरकार थी। हाँ, आप कहेंगे कि मैंने भी सूट बूट पहन रखा है, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि मैंने सूट जरूर पहना है लेकिन नीचे सैंडल है, वो आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए मुझे बूट पहनने की जरूरत नहीं पड़ी। जो मैं कह रहा था कि राहुल गांधी का स्लोगन क्या रहा है कि मोदी सरकार सूट बूट की सरकार है, इसलिए राहुल को जवाब देना जरूरी है। इलेक्शन आ रहा है 2019 का, राहुल जरूर जवाब दे कि यूपीए की जो सरकार थी, क्या वो सूट बूट की सरकार थी या नहीं, क्या वो सूट बूट की सरकार नहीं थी। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे किस तरीके से हमारे देश में जो गरीब तबका है सबसे नीचे के और जो सबसे अमीर है उनकी जो संपत्ति या आय संपत्ति में क्या फर्क पड़ा है। ये सारा जो डेटा आप देख रहे हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली का डेटा है। एक बड़े स्टडी से ये डेटा आया है। ये 3 लगातार बड़े आईडीएआई के स्टडीज को लेकर ये डेटा कलेक्ट किया गया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले टॉप 10% और निचले 10% इनका फर्क क्या हुआ 2002 से 2012 तक, क्योंकि ये डेटा का कंपैरिजन मिल रहा है। 2002 में जो सबसे ऊपर के 10% लोग थे उनको 52% देश की जो संपत्ति थी उनके पास थी। 2012 में जाकर वो 63% हो गया, यानी कि 11% बढ़ गया। 2010 मतलब टॉप 10% का ज्यादा बढ़ गया, 10% बढ़ गया है। अगर आप सबसे नीचे जो 10% लोग हैं उनकी संपत्ति देखें तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उनकी संपत्ति 1% भी नहीं है। 0.2% 2002 में था, 2012 में जाकर वो और भी घट गया, यानी कि 1% का 1/7 रहा उनका, 0.13%। अच्छा, 10% तो गरीब होंगे देश में, आप जानते गरीब। तो हम लोएस्ट 30% लेते हैं। लोएस्ट 30% 2002 में भी बहुत कम था, सिर्फ 2.8% टोटल देश का जो संपत्ति है प्रति व्यक्ति उसका 2.8% लोएस्ट 30% का। लेकिन 2012 में जाके वो और भी घट गया, 2% से कम हो गया। जो 3% के आसपास था वो 2% से कम हो गया। आप कहेंगे 30%, चलिए हम 80% लेते हैं, यानी कि टॉप 20% को छोड़कर बाकी देश के 80% को लेते हैं। 2002 में 31% संपत्ति उनके हाथ में थी, 2012 में जाकर घटकर वो सिर्फ 23%, यानी कि लगभग 8% कम हो गई उनके हाथ में जो संपत्ति थी। 80% लोग के पास 1/4 भी संपत्ति नहीं। मिडिल क्लास, आप कहिए ठीक है, देखिए कि आप जिनकी बात कर रहे हैं, एक सेकंड रुकते हैं यहां पर, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो 80% है, लेकिन हमारे देश में हम जानते हैं कि पॉवर्टी लाइन के नीचे बहुत लोग हैं, 50% लोग कम से कम गरीब होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, टॉप 20% को हटाकर और नीचे के 50% को हटाकर बाकी जो 30% रहते हैं उनका लेते कितना था। 2002 में देखिए 22% संपत्ति देश की, प्रति व्यक्ति संपत्ति का भाग उनके पास था, वो घटकर 17% हो गया था। 2002 से 2012 के बीच आप देखिए मिडिल क्लास के हाथ में जो संपत्ति आ रही थी वो उसका भाग भी कम हो गया। हाँ, आप अगर देखें ये संपत्ति रुपए में तो जरूर बढ़ी होगी, लेकिन जिसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं, अमीर और गरीब, अमीर और मिडिल क्लास में फर्क, वो बढ़ता रहा। इसी को सूट बूट की सरकार कहा जाता है। आप देखिए संपत्ति का भाग अगर हम देखें, सबसे एक बार फिर दिखाते हैं, टॉप 10% 2002 में 52%, आधे से ज्यादा, और लगभग 30% 80% के पास। वही अगर 2012 में देखें, टॉप 10% के पास कितना था, मैंने आपको बताया था 63%, 63% टॉप 10% के पास, और निचले 80% के पास सिर्फ 23%, यानी कि टॉप 10% और भी अमीर हुए, दिखाते हैं ऊपर गया उनका ग्राफ। और जो सबसे नीचे के 80% है, 80% कम नहीं होता है, 80% लोग, और उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो 100 करोड़ 2012 में 1.1 करोड़ के आसपास हमारे शायद 110 करोड़ के आसपास होगा शायद पॉपुलेशन। आप सोच लीजिए 80% उसका उनके पास 1/4 से कम टोटल संपत्ति का। अगर हम यही जो 10% है
इसको भी तोड़कर देखें, सिर्फ टॉप 1% देखें। क्या टॉप 1%, एक सेकंड यहां पे रुकते हैं, टॉप 1% के पास कितनी संपत्ति थी? 1%। 100 में से एक आदमी के पास 2002 में 17% संपत्ति उनके पास थी। अगर इनइक्वालिटी कम हो, इसका मतलब जो टॉप 1% है उनके पास संपत्ति जितनी है वो उनका भाग कम होना चाहिए। क्या ये हुआ? 2012 में देखते हैं क्या हुआ, 28%। ये 17% जाकर 28% के आसपास हो गया 2012 में। टॉप 1% के पास 1/4 से ज्यादा संपत्ति 2012 में आ चुका था। अब हम एक और चीज देखते हैं कि शहर और गांव का फर्क। क्या शहर में जो आम लोगों की एवरेज संपत्ति थी, क्या वो बढ़ी? क्या उसका कितना बढ़ा और गांव में कितना बढ़ा? अगर 2002 में संपत्ति, एवरेज संपत्ति 10,000 रुपए थी, तो आप देखिए 2012 में जाके वो 36,000। ये सारे 1991, 92 के दाम हैं। इसका मतलब है इन्फ्लेशन इससे हटा दिया गया, महंगा इधर। गांव का देखते हैं, ग्रामीण औसत संपत्ति अगर 10,000 रुपए थी 2002 में, वो सिर्फ 23,000 हुआ है। 10 साल में रियल इनकम का ग्रोथ सिर्फ 2.3 टाइम्स, जबकि हमने शहर में देखा 3.6 टाइम्स था। इसी का हम कंपैरिजन करके अब देखते हैं कि शहर वर्सेस गांव। अगर ग्रामीण किसी आदमी के औसतन 10,000 रुपए की संपत्ति थी 2002 में, तो शहर में 17,000, यानी कि 1.7 टाइम्स। गांव में संपत्ति कम, शहर में औसतन संपत्ति ज्यादा। 2012 की तुलना देखते हैं, अगर गांव में 10,000 था तो शहर में कितना था? 26,000, यानी कि 2.6 हो गया। आप देख सकते हैं शहर और गांव का किस तरीके से जो फासला था, पैसों का फासला, संपत्ति का फासला, वो और भी बढ़ गया ये इस पीरियड में। ये है 2002 से 2012 की वक्त की बात कर रहा हूं मैं। और क्या राहुल गांधी से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या ये सूट बूट की सरकार नहीं है? टॉप 1% के पास 1/4 से ज्यादा संपत्ति, टॉप 10% के पास 63% संपत्ति, गांव और शहर के बीच फासला बढ़ा। तो यही सवाल करना चाहिए राहुल गांधी से कि आप जब कहते हैं मोदी सरकार सूट बूट की सरकार है, तो आपकी जो सरकार थी यूपीए 1 और 2, वो किसकी सरकार थी? क्या वो सूट बूट की सरकार नहीं थी? लेकिन सवाल ये जरूर हमें और भी पूछना पड़ेगा मोदी जी के सरकार से, मोदी सरकार से, क्या आज भी जो सूट बूट वाले हैं उनके अच्छे दिन बरकरार हैं? क्या उनके अच्छे दिन और भी बढ़ रहे हैं? क्या अमीर और भी अमीर हो रहे हैं और गरीब और भी गरीब हो रहे हैं? ये सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या मनमोहन सिंह सरकार, जो कि कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, क्या वो उतनी ही सूट बूट की सरकार थी जितनी राहुल गांधी कहते हैं कि ये मोदी सरकार है? हमने आपको दिखाया किस तरीके से इनइक्वालिटी, अमीर गरीब का फासला किस तरीके से बढ़ा। 1% लोगों के पास 2012 में 63%, 10% लोगों के पास 63% संपत्ति थी। 1%, टॉप 1% के पास 28% संपत्ति थी 2012 में, और एक तरीके से फासला बढ़ता गया 2002 से 2012 में। और ये पूरा यूपीए का ही काल आप कह सकते हैं, 2 साल इधर 2 साल उधर हटाकर, क्योंकि यही डेटा, सरकारी डेटा जिस पर स्टडी किया गया है। सवाल यह है, क्या अभी भी चल रहे हैं सूट बूट वाले के लिए अच्छे दिन? हमने पिछले हफ्ते 1-2 आपको शो दिखाए थे किस तरीके से जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, उनके दिन और भी बुरे हुए हैं, और जो अमीर है, जो पूंजीपति हैं, जो बड़े कॉरपोरेट है, उनके दिन अच्छे हुए हैं। एक बार आपको दिखाते हैं कि Q1 यानी कि पहली तिमाही 2018 की जो डेटा सामने आई है, जीडीपी ग्रोथ की डेटा सामने आई है कृषि क्षेत्र में, उससे हमने पिछले एक शो में आपको कैलकुलेट करके दिखाया था किस तरीके से असल आय यानी कि अगर हम महंगाई हटा दें, महंगाई दर हटाकर असल आय कितनी बढ़ी है कृषि क्षेत्र में लोगों की औसतन, और वो सिर्फ लाते हैं आपके लिए 1.6%।
एक साल में 1.6%। अगर 1000 रुपए था उनकी आय अगर 1000 रुपए थी तो 16 रुपए बढ़ी है एक साल में, असल आय बढ़ी है एक साल में। इसी रेट पर आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों की असल आय दुगनी कर दी जाएगी। इसी रेट पर अगर असल आय बढ़ाई जाए तो 44 साल लगेंगे, 44 साल दुगनी होने में। 1.6% रेट से 44 साल लगेंगे दुगने होने में किसानों की आय। तो आप समझ सकते हैं किसानों के लिए किस तरीके से यह बुरा हुआ। लेकिन उसी तरीके से अगर हम विनिर्माण क्षेत्र में देखें तो विनिर्माण क्षेत्र में जिनके पास पैसे आ रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय वहां पर लगभग 12% बढ़ी है, 11.8% बढ़ी है एक साल में, महंगाई दर हटाकर। आप समझ रहे हैं किसानों की 1.5% से थोड़ा ज्यादा, और जो शहरी विनिर्माण क्षेत्र में जिनके पास आय आ रहा है उनका 12%। लेकिन सवाल यह है कि जो मजदूर है विनिर्माण क्षेत्र में और जो बिजनेस वाला है, जो कारोबारी है, क्या दोनों की आय उसी तरीके से बढ़ी है? सीएमआई के महेश व्यास लिखते हैं कि अप्रैल से जून 2018 में टैक्स से पहले मुनाफा 55% था, टोटल जो ग्रोस वैल्यू एडेड कहा जाता है, जिसे कह सकते हैं हम जो मूल्य ऐड किया गया है, 55% टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि जो जिसके पास पूंजी है, जो बिजनेस वाला है, जो ओनर है उसके पास, और मजदूरी और अवमूल्यन दोनों को मिलाकर 45%। यह है अप्रैल से जून 2018 में। इसी को अगर हम कंपेयर करें एक साल पहले की तो 36% 2017 में, ये मैंने बैक कैलकुलेट किया है, पहली तिमाही में 36% जो ओनर है, जो कारोबारी है, उनके पास था, और 64% यानी कि ज्यादा था। आप अगर देखें तो मुनाफा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 81% बढ़ा है एक साल में, 81% बढ़ गया है। जो बिजनेस वाला है, जो कारोबारी है, जो पूंजीपति है, जो कॉर्पोरेट है, उसका बढ़ा है, और जो मजदूरी और अवमूल्यन दोनों को मिलाकर वो 40% घट गया है। 36 से 40% घटा है, कम हुआ है अवमूल्यन, और जिसको हम वेजेस यानी कि मजदूरी या सैलरी कहते हैं। ये क्यों हुआ, एक साल में कैसे हुआ? ये इसीलिए हुआ होगा क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र में भी नौकरियां घटी होंगी, इसलिए वेजेस का जो जितना खर्चा किया जाता है वो का घटा। साथ में सैलरी और मजदूरी में कमी आई होगी, सैलरी कम किया गया। और तीसरा है जो सीनियर लोग थे जिनके सैलरी ज्यादा होगी, जो एक्सपीरियंस, उनको हटा के नए लोग, यंगर लोग लाए गए जिनको कम सैलरी दी जाती है। इसलिए वेज बिल जिसको कहते हैं, टोटल मजदूरी पर खर्चा कॉर्पोरेट का घटा है। और आप अगर देखें कि विनिर्माण क्षेत्र में जो मूल्य वृद्धि हुई है पहली तिमाही में, जिसको ग्रोस वैल्यू एडेड कहा जाता है, टॉप 25 कंपनियों, सारे अगर हम लिस्टेड कंपनी ले ले, जितने भी कंपनी है स्टॉक मार्केट में, लगभग 3300 कंपनी का डेटा सीएमआई लाती है, ये भी सीएमआई का डेटा है। 25 कंपनियों का 50% जीवीए ग्रोस वैल्यू एडेड सिर्फ टॉप 25% कंपनियों का है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मजदूर वर्ग है, हम आपको आखिरी पॉइंट पर छोड़कर जाते हैं, जो मजदूर वर्ग है, जो सैलरीड क्लास है, जो आप लोग हर वक्त हमें लिखते हैं, बोलते हैं कि हमारी नौकरियां नहीं मिल रही, हमारे लिए कुछ कीजिए। आपके हाथ नौकरी ना आई, अमीर खा गए सारी मलाई, क्योंकि जो अमीर के हाथ में जो पैसा आ रहा है, सीएमआई के महेश व्यास लिखते हैं कि किसी भी देश में जहां पे मजदूर ज्यादा है, टोटल वैल्यू एडेड का ज्यादा परसेंट वेजेस यानी कि मजदूरी में जाना चाहिए। ये एक हमारे देश में है जहां पर मजदूरों को कम, और जो पूंजी वाला है, जो कॉर्पोरेट है, उसके पास ज्यादा जा रहा है। यह अमेरिका में भी नहीं होता है, बाकी विकसित देशों में भी नहीं होता है। यानी कि आज भी चल रही है सूट बूट वालों की सरकार, जो पिछले 15 साल या 20 साल से चलती आ रही थी। आज का सिंपल समाचार यहीं तक।